प्रकारात्मक सदस्य। ऐसा नहीं है बस हम समाज के हैं और कोई काम करें या ना करें। समाज का प्रकारात्मक फंक्शनल मेंबर होता है। और फंक्शनल मेंबर यानी कि कोई भी काम अगर समाज के लिए आता है तो वो सबसे पहले उस काम को करता है। आत्म का विकास, इससे उसका क्या होता है, मैं यानी आत्म, सेल्फ, मैं का नहीं, सेल्फ, स्वयं का विकास होता है। आत्म का विकास होता है समाजीकरण के द्वारा कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं क्यों आया हूं, ये सारी चीजें वो इससे समाजीकरण के माध्यम से समझता है। और अंतिम विशेषता है संस्कृति हस्तांतरण। समाजीकरण की प्रक्रिया एक ये भी विशेषता रखती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सामाजिक जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, वो हस्तांतरित होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अरे ऐसे ही होने से मतलब क्या है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी वो नई पीढ़ी को ये सिखा के गई कि तुम्हें ऐसे करना है। और जब हमारी आने वाली पीढ़ी हुई हम उसे बताएंगे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं, फिर बच्चों के जब अपना परिवार होता है तो वो अपने बच्चों को बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये क्या है, संस्कृति का हस्तांतरण। जैसे होली दिवाली ये हम मनाते हैं, उदाहरण के लिए हम देखें तो होली पे किसकी पूजा होती है, होलिका दहन होता है। और दिवाली पर राम लक्ष्मण लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, होली पे रंग खेलते हैं। तो क्यों ना हम दिवाली पे रंग खेल लें, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो समाज के नियमों की ये जो संस्कृति बंदी चली आई इतने वर्षों से चला आ रहा है उसके विरुद्ध है। और सब लोग कहें ये क्या कर रहे हो भैया, होली थोड़ी है दिवाली है। और दिवाली पर उल्टा करते हुए ये दिवाली थोड़ी है होली है। तो इसका मतलब फिक्स है कि संस्कृति का जो हमने हस्तांतरण करते हैं वो हमारे अंतर मन में ऐसे घुस जाता है कि हम कुछ पता ही नहीं चलता, स्वतः ही उस काम को करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम चल रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुओं के धर्म में है कि मंदिर होता है, मंदिर मिले और उसमें चप्पल है बाहर उतारनी है और सिर झुकाना है उसमें। तो कई बार क्या होता है, हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं और रास्ते में कोई मंदिर आ जाता है, स्वतः ही बिना किसी के कहे हमारा मस्तक झुक जाता है। तो ये क्या है, ये है कि हमें ऐसा सिखाया गया है। अब इसके बाद आता है समाजीकरण के उद्देश्य। समाजीकरण के उद्देश्य में क्या होता है कि हमें समाजीकरण की आवश्यकता ही क्यों है। तो उस आवश्यकता के कारण, क्योंकि मानव जब समाज में आया है तो उसके लिए हमें कैसे कार्य करने हैं, क्या करना है, किस तरह से उसे एक समाज के लायक बनाना है, तो कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं। उन उद्देश्यों के आधार पर एक मानव का समाजीकरण किया जाता है। पहला है आधारभूत नियमबद्धता का विकास। मतलब पहला जो उद्देश्य है समाजीकरण का वो ये है कि मानव के कुछ आधारभूत नियमबद्धता होनी चाहिए। उस नियमों को बनाकर उसके लिए, उसका पालन करने के लिए व्यक्ति को क्या किया जाए, बाध्य किया जाए। और इसके बाध्य करने पर वो स्वतंत्र नहीं रह पाता, तो उसमें क्या होता है, उसका विकास होता है कि विकास के साथ साथ मुझे कहाँ कहाँ पर अपने आप को नियंत्रित रखना है। दूसरा उद्देश्य है आकांक्षाओं की पूर्ति। दूसरा जो उद्देश्य है समाजीकरण का वो है आकांक्षाओं की पूर्ति। आकांक्षाओं से मतलब है कि व्यक्ति की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं वो क्या है, असीमित हैं। तो समाजीकरण के माध्यम से हमें क्या सही है क्या गलत है ये जानते हुए अपनी इच्छाओं को क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। समाज के अंदर हमने स्टेटस एंड रोल पढ़ा,
स्टेटस एंड रोल के आधार पर हमने देखा कि समाज में हर व्यक्ति का पहले से कोई ना कोई पद निर्धारित है और उस पद के अनुसार वो क्या करता है, अपना रोल निर्वाह करता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति की जो भूमिकाएं हैं, कैसे उसको निभानी है, इसको समाजीकरण के माध्यम से सिखाया जाता है। ये समाजीकरण का उद्देश्य है। पिता की क्या भूमिका है, माता की क्या भूमिका है, परिवार के अंदर बुजुर्गों की क्या भूमिका है, बच्चों की क्या भूमिका है, भाई बहन की आपस में क्या भूमिका है। तो ये जो सारे रिलेशंस हैं, जिसके आधार पर हमें एक पद मिला है, उसके अनुसार हमें कौन सी भूमिका निभानी है। नेक्स्ट है क्षमताओं का विकास। समाजीकरण का एक उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति के अंदर ये क्या करता है, क्षमताओं का विकास करता है। नेक्स्ट सामाजिक नियंत्रण। जब क्षमताओं का विकास करता है तो अपने नियमों पालनों के आधार पर परंपराओं और जनरीतियों के माध्यम से ये क्या करता है, मानव के ऊपर उसके व्यवहारों पर नियंत्रण करता है। और लास्ट उद्देश्य है सामाजिक समायोजन। नियंत्रण के साथ साथ समाज से उसका क्या करता है, एडजस्टमेंट, समायोजन करता है कि हमें समाज के साथ कैसे रहना है। तो इस प्रकार से इसके कुछ विशेषताएं और कुछ उद्देश्य हैं जिनके आधार पर हम समाजीकरण को देखते हैं। अब आता है समाजीकरण के सोपान, या हम दूसरे रूप में इसमें कहें स्तर और प्रक्रिया। मतलब समाजीकरण होता कैसे है, कैसे चलता है ये समाजीकरण। तो इधर आप देखो, एक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है, उन्नति की ओर। ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया पहले से नीचे की ओर जाए, नहीं, नीचे से ऊपर की ओर। तो पहली जो अवस्था होती है वो क्या है, द चाइल्ड, यानी कि बाल्यावस्था। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो कौन होता है, बाल्य अवस्था होती है। और उस अवस्था में वो कुछ नहीं जानता, सब कुछ सब चीजों के लिए वो अपने माँ के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने पिता के ऊपर क्या होता है, स्थिर होता है। तो इसलिए उस समय बाल्य अवस्था में जब बच्चा पैदा होता है तो बस मैंने ये बताने का प्रयास किया है 1 2 3 4 5 6। तो ये इन चीजों पर, इन लोगों के ऊपर ही बच्चा क्या होता है, डिपेंड रहता है। जैसे पहला है माता पिता। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, माता पिता के संपर्क में। तो पहला स्तर या पहला सोपान कौन सा है, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में सबसे पहला जो अटैचमेंट या सबसे पहला जो स्पर्श है वो माता पिता का होता है। फिर बच्चा 2 4 दिन 5 दिन का होता है, 8 दिन का हो जाता है, थोड़े से आंखें खोलने लगता है, तो फिर उसका संपर्क उस परिवार के अन्य लोगों या अभिभावकों के साथ होता है। यानी कि उसके चाचा ताऊ मामा फूफा भी मौसी, मतलब इन सब जो उसके परिवार के लोग हैं, जो बिल्कुल उसके समीप में हैं, प्राथमिक जो संबंध जिनको हम कहते हैं, उनसे उसका संपर्क होता है। फिर धीरे धीरे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, 1 साल का हो जाता है। 6 महीने के बाद उसके आंखों से देखने लगता है कि हाँ क्या है क्या है क्या, समझता नहीं है लेकिन उसे आकर्षित करती हैं सारी चीजें, तो वो देखने लगता है, समझने लगता है कुछ है। तो वो तीसरा जो संपर्क होता है बच्चे का किससे होता है, चलचित्र एवं पत्रिकाएं, यानी कुछ पढ़ने वढ़ने की चीजों से। चलचित्र हैं, सिनेमा है, आजकल तो नया मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, तो किससे संपर्क होता है उसका, मोबाइल से। तो इन सब चीजों से वो संपर्क में आता है, फिर इनसे सीखता है। इसके बाद बच्चे का संपर्क आता है जब वह पढ़ने जाता है, घर से बाहर निकलता है, थोड़ा सा बड़ा और हो जाता है, तो अन्य बच्चों के साथ आता है। चाहे उसकी मित्र मंडली हो सकती है वो, या ये कहें कि अन्य
पड़ोसी-वड़ोसी के बच्चों के इसके पड़ोस के संदर्भ में आता है। और जब वो पढ़ने जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसका संपर्क शिक्षक और अन्य स्कूल के बच्चों से होता है। तो ये बाल्य अवस्था है, यानी कि बच्चा 5-6 साल तक इस अवस्था में अपना कार्य करता है। और इन सब लोगों के संपर्क में आके 5-6 वर्ष तक वो बहुत कुछ सीख जाता है। कुछ तो परिवार से और कुछ स्कूल से। यानी परिवार से उसका शारीरिक और स्कूल से उसका मानसिक विकास होना शुरू होता है। धीरे-धीरे फिर जब बच्चा बड़ा होता है, तो जो स्थान पहले माँ-बाप का था, तो वो क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है। फिर उस